मानना कि ये कला एक शहरी सभ्यता की है अपने आप में एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है। चलिए तो कलाकृतियों पर आते हैं। पत्थर की मूर्तियों से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में 2 का जिक्र है जो बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, हालांकि पत्थर की मूर्तियां बहुत ज्यादा नहीं मिली हैं, पर जो मिली हैं वो कमाल की हैं। एक तो लाल बलुआ पत्थर का वो पुरुष धड़ है जिसमें सिर और हाथ जोड़ने के लिए सॉकेट होल्स बने। और उसकी जो शारीरिक रचना है वो कितनी यथार्थवादी है। वो मांसल पेट का चित्रण बहुत सजीव लगता है। और दूसरी है वो दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष प्रतिमा, जिसे पुजारी राजा या प्रीस्ट किंग भी कहते हैं। हाँ, जो सेल खड़ी यानी स्टिएटाइट से बनी है। उन्होंने एक शॉल ओढ़ी हुई है जिस पर वो तिपतिया पैटर्न है। और आंखें लंबी और आधी बंद हैं, जैसे वो ध्यान में हों। सही। इस मूर्ति में प्रतीकात्मकता और यथार्थवाद दोनों का मिश्रण है। ये उस समाज में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या शायद किसी धार्मिक प्रमुख का संकेत देता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? कि एनसीईआरटी के स्रोत में कहीं भी बड़े महलों या मंदिरों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जैसा कि मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं में मिलता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे श्रोताओं को याद रखना चाहिए। पुजारी राजा तो हैं, पर उनके लिए कोई विशाल मंदिर या महल का साक्ष्य नहीं है। पत्थर की मूर्तियां तो कमाल हैं, लेकिन सिंधु घाटी के कलाकार एक और माध्यम में माहिर थे जो उस समय के लिए बहुत हाईटेक था। आप कांसे की बात कर रहे हैं? हाँ, कांस्य ढलाई यानी ब्रॉन्ज कास्टिंग। उसमें वे निपुण थे और वे इसके लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जिसे हिंदी में मोमलोपी विधि भी कहते हैं। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है? जरूर। इसमें कलाकार पहले मोम की एक मूर्ति बनाता है, फिर उस पर गीली मिट्टी की कई परतें चढ़ाकर उसे सुखा लेता है। एक सांचा जैसा बन जाता होगा। हाँ, एक मजबूत सांचा। फिर उसे गर्म किया जाता है, जिससे अंदर का सारा मोम पिघलकर एक छोटे से छेद से बाहर आ जाता है। और अंदर एक खोखला सांचा बचता है। फिर उसी छेद से पिघली हुई धातु यानी कांसा अंदर भर दिया जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है, तब मिट्टी के सांचे को तोड़कर मूर्ति को बाहर निकाल लिया जाता है। वाह, ये तो वाकई में एक बहुत ही उन्नत तकनीक है। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो मोहनजोदड़ो से मिली नृत्य करती लड़की या डांसिंग गर्ल की प्रतिमा है। बिल्कुल। भले ये सिर्फ 4 इंच की है, लेकिन इसमें जो भाव और आत्मविश्वास है वो असाधारण है। उसकी मुद्रा में एक तरह की सहजता और शान है। बाईं बांह लगभग कंधे तक चूड़ियों से ढकी है और दाहिना हाथ कमर पर है। सही। डांसिंग गर्ल सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये उस समाज का एक दस्तावेज है। ये हमें बताती है कि उस समाज में नृत्य और संगीत जैसी कलाओं का स्थान था। और ये धातु विज्ञान में उनकी महारत का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। जब आप उस छोटी सी मूर्ति को देखते हैं तो उसके आत्मविश्वास को महसूस कर सकते हैं। यह सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, ये उस समय के जीवन की एक झलक है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि लॉस्ट वैक्स तकनीक आज 4,500 साल बाद भी भारत के कई हिस्सों में जीवित है। हाँ, खासकर बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में ढोकरा कला के रूप में। से बड़ी विशेषताओं में से एक को दर्शाता है निरंतरता। ये संभव है कि यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा और आज भी जीवित है। पत्थर और कांस्य जैसी महंगी चीजों के बाद अब उस माध्यम पर आते हैं जो शायद आम लोगों के जीवन से ज्यादा जुड़ा था, टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी। हाँ, एनसीईआरटी की किताब कहती है कि टेराकोटा में बनी मानव आकृतियां पत्थर या कांस्य की तुलना में थोड़ी अपरिष्कृत या क्रूड हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि टेराकोटा बनाना आसान और सस्ता था। यह शायद आम लोगों की कला थी जिसे बड़े पैमाने पर बनाया जाता था, इसलिए उसमें वैसी बारीकी नहीं मिलती। लेकिन गुजरात और कालीबंगा में मिली मूर्तियां तो ज्यादा यथार्थवादी हैं। हाँ, उनमें थोड़ा ज्यादा यथार्थवाद है। और इन टेराकोटा मूर्तियों में सबसे ज्यादा संख्या तो मातृदेवी यानी मदर गॉडेस की आकृतियों की है ना? बिल्कुल। पूरे सिंधु क्षेत्र में मातृ देवी की इन मूर्तियों का मिलना इस बात का मजबूत संकेत है कि उनके समाज में मातृ देवी या उर्वरता की देवी की पूजा का बहुत महत्व था। उनकी एक खास पहचान है, वो पंखे के आकार का शिरोवस्त्र और शरीर पर भारी गहने। सही पकड़ा। ये उनके धार्मिक विश्वासों में झांकने का एक सीधा रास्ता है। ये दिखाता है कि वे प्रकृति की सृजन शक्ति की पूजा करते थे, जो एक कृषि प्रधान समाज के लिए बहुत स्वाभाविक है। मातृदेवी के अलावा हमें दाढ़ी वाले पुरुषों की कुछ मूर्तियां और बच्चों के खेलने के लिए खिलौना गाड़ियां, सीटियां और जानवरों की आकृतियां भी मिली हैं। हाँ, और मातृ देवी के साथ साथ इन पुरुष आकृतियों का मिलना भी महत्वपूर्ण है। ये इस संभावना की ओर इशारा करता है कि वे सिर्फ देवियों की ही नहीं बल्कि देवताओं की भी पूजा करते थे। अच्छा। और ये छोटा सा बिंदु हमें